नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कोराना एक बार फिर से हाजिर हूँ हिंदी साहित्य की कक्षा में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे रासो साहित्य की विशेषताएं। रासो साहित्य क्या है, इसके बारे में हम एक बार विस्तृत से देख लेते हैं और इनकी विशेषताओं के संबंधित आपके 20 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो सुनिए, रासो साहित्य वीर एवं श्रृंगार रस की भव्य प्रयोजना इसका सबसे बड़ा गुण है। अर्थात रासो साहित्य में वीर रस और श्रृंगार रस की रचनाएं हैं वो लिखी गई। रासो साहित्य में सर्वाधिकता साहित्यिकता मिलती है, अर्थात साहित्यिक शैली है वो रासो साहित्य की विशेषता है। मतलब व्याकरण का भी इसमें समावेश है, व्याकरण का बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखा गया है और अन्य जो है इसकी शैली है, भाषा है, सब ओर से रासो साहित्य को पुष्ट करती है। सर्वाधिक अप्रामाणिकता का आरोप भी रासो साहित्य पर लगाया गया है। अप्रामाणिकता का आरोप अधन प्रमाण धन इक, इसको अगर तोड़ के देखें तो अ धन प्र धनमाण धन इक धनता। अप्रामाणिकता इसलिए है क्योंकि रासो साहित्य में कहीं कहीं पर ऐसा कहा गया है कि इसमें जो ऐतिहासिकता है वो काल्पनिक है। जैसे हम बात करें पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई कृत है, इसमें कहा गया है, डॉक्टर वूलर ने कहा है कि एक जाली ग्रंथ है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी मानते हैं कि ये काल्पनिक ज़्यादा है, ऐसा हुआ नहीं है। अप्रामाणिकता का आरोप ऐतिहासिक तिथियों को लेकर लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि इसमें जो तिथि है, हर रचनाकार अलग अलग तिथि लगा रहा है। कोई कुछ ले रहा है, कोई किसी राजा को लेकर, किसी अन्य तिथि को लेकर ले रहा है। इसलिए आरोप लगाया गया कि रासो साहित्य की जो ऐतिहासिक तिथियां हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। अगली विशेषता है इसकी कि इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय रासो साहित्य में देखा जा सकता है। इतिहास और कल्पना, इतिहास की जो वृत्तियाँ हैं, जो ऐतिहासिक मुद्दे हैं, उनको बनाया गया लेखनी का हिस्सा, और कल्पना को आधार बनाया गया। आप देखेंगे पृथ्वीराज रासो में शुक शुकी संवाद है वो मिलता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि शुक शुकी संवाद के बाद का जो रचना धर्म है वो उपयुक्त है। अगली बात है, प्रकृति का विस्तार से चित्रण मिलता है। प्रकृति की जो बातें हैं, प्रकृति का जो वर्णन है वो इसमें मिलता है और इसका उदाहरण आपको देखने में मिलेगा। नरपति नाहलकृत जो विसलदेव रासो है वो इसका एक उदाहरण है। बारहमासा की विशद अभिव्यक्ति मिलती है। बारहमासा का मतलब होता है पूरे ही 12 महीनों का वर्णन। तो 12 महीनों का वर्णन सबसे पहले किया गया है, वो किया गया है नरपति नालकृत विसलदेव रासो में। और बारहमासा का जो प्रथम महीना होता है, अर्थात पूरे 12 महीनों का वर्णन होगा, पर जो शुरुआत जिस महीने से होती है वो प्यारे विद्यार्थियों आषाढ़ महीने से होती है। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। विविध प्रकार की छंद योजना रासो साहित्य की विशेषता मानी जाती है, अर्थात तरह तरह के छंदों का इसमें प्रयोग किया जाता है। मुक्तक इसमें नहीं होता, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। युद्धों का जीवंत चित्रण किया जाता है, अर्थात ऐसा लगता है कि युद्ध अपने आंखों के सामने हो रहे हो। इसमें एक विशेषता है कि राष्ट्रीय चेतना का अभाव है, अर्थात इनकी रचनाओं से देश के हित में, राष्ट्रीय हित में, राष्ट्र की चेतना के विषय में कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये राजकीय भक्तिपरक साहित्य भंडार है। अगली इसकी विशेषता है कि रासो ग्रंथों में संकीर्ण राष्ट्रवाद की झलक मिलती है। संकीर्ण का मतलब होता है बिल्कुल तुच्छ, छोटी सी। राष्ट्रवाद की झलक इसमें नहीं मिलती है, और अगर कहीं पर मिल भी रही है तो थोड़ी बहुत। इसमें क्षेत्रवाद की भावना है, स्पेशल एक एरिया को लेकर के लिखा गया है। जैसे आप आहला खड़ल पढ़ेंगे, परमाल रासो, है ना, तो उनमें क्षेत्रवाद की भावना आ जाती है। रासो साहित्य मूलत दरबारी साहित्य है, क्योंकि जो जितने भी दरबारी रचनाकार थे उन्होंने इस साहित्य को लिखा। तो इसलिए ये कह सकते हैं हम कि रासो साहित्य मूलत दरबारी साहित्य है, क्योंकि किसी मुक्त कवि ने इस प्रकार से नहीं लिखा कि कोई दरबारी है ही नहीं और वो लिख ले, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो लिखने वाले लेखक वर्ग था
वो किसी न किसी दरबार में अवश्य रहता था। रासो साहित्य में जग जीवन से संपर्क का अभाव है, अर्थात आम जन को लेखनी का माध्यम या लेखनी का हिस्सा नहीं बनाया गया है। ये मुख्यतः राजा महाराजाओं के ऊपर लिखा गया साहित्य है। इसलिए कह सकते हैं कि रासो साहित्य में जग जीवन से संपर्क का अभाव है। आमजन है वो इससे दूर है, आमजन को इसका हिस्सा नहीं बनाया। देखो आप उपन्यास पढ़ेंगे प्रेमचंद जी, तो प्रेमचंद जी ने लगभग सभी धर्मों सभी जातियों से लोगों को अपना साहित्य का हिस्सा बनाया, परंतु रासो साहित्य में ऐसा नहीं होता। मुख्यतः अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हो गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रासो साहित्य में अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है, ये याद रखिएगा। अपभ्रंश भाषा से ही डिंगल एवं पिंगल शैलियों का जन्म माना जाता है। अपभ्रंश से हिंदी का भी उद्भव हुआ है। डिंगल का मतलब होता है राजस्थानी भाषा और पिंगल का मतलब होता है ब्रज भाषा, और इन दोनों को जहाँ पे राजस्थानी आएगी वहाँ डिंगल आ जाएगा और जहाँ पर ब्रज आ जाएगी वहाँ पे पिंगल आ जाएगा। ठीक है, और डिंगल का हेरोस किसको कहते हैं ये आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। उनकी रचना थी बेली कृष्ण रुक्मणी। अधिकांश रासो ग्रंथ डिंगल एवं न्यूनतम पिंगल में लिखा मिलता है, अर्थात जो डिंगल के रचना जो रासो के रचनाकार थे वो पूर्वी राजस्थान से संबंध रखते थे। उनका जो कथात्मकता जो है वो पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। राजा महाराजा इधर ज़्यादा थे, इसलिए पिंगल है जो ब्रज का समावेश कम हो गया। जैसे पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, दलपति विजय एकृत रचना, परमाल रासो, एक और है आपके विजयपाल रासो। इस प्रकार की जो रचनाएं हैं, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, ये सब रचनाएं हैं, इनमें डिंगल का समावेश मिलेगा। आगे है अधिकांश रासो ग्रंथ डिंगल एवं न्यूनतम पिंगल में लिखा मिलता है और चारणों ने मुख्यतः प्रबंध शैली को अपनाया। एक शैली हुआ करती है, प्रबंध का मतलब होता है बहुत बड़ा लिखा हुआ साहित्य रूप। मुक्तक होता है छोटा सा, एक होता है खंड, खंड प्रबंध और मुक्तक। तो प्रबंध शैली को अपनाया, क्योंकि उस समय दरबारी कवि ज़्यादातर चारण हुआ करते थे, भाट हुआ करते थे, और चारणों ने मुख्यतः प्रबंध शैली को अपनाया। रासो ग्रंथों में भारतीय संस्कृति के मूल्यों की अनोखी अभिव्यक्ति मिलती है, अर्थात भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं उनको इन ग्रंथों में देखने को मिलता है। वे मूल्य इस साहित्य में बखूबी उम्दा तरीके से रचनाकार की लेखनी का हिस्सा बने हैं। रासो ग्रंथों में विलासिता की जीर्ण झलक दरबारी विलासिता के कारण दिखती है। विलासिता का मतलब होता है भोग आदि प्रवृत्ति, तो उसका वर्णन कहीं न कहीं पर बड़ा नहीं। जिस प्रकार से रीतिकाल में आप देखेंगे तो बिल्कुल मांसल वर्णन किया गया है ना महिला का, परंतु रासो ग्रंथों में विलासिता का तो वर्णन है पर इतना पुट उसका नहीं हुआ, इतना समावेश नहीं हुआ। जीर्ण झलक यानी छोटी सी झलक कहीं कहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो साहित्यकार थे वो दरबारी साहित्यकार थे। दरबारी विलासिता का हिस्सा, दरबारी साहित्यकार होने के कारण दरबारी विलासिता का जो प्रभाव है वो उनके ऊपर प्रमुख रूप से देखने को मिल ही जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने देखा रासो साहित्य की विशेषताएं। ये आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो आप चाहें तो इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा या फिर इनको बार बार देख लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप काम करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपनी कॉपी में इसको टाइप कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। और रासो साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य, इनकी विशेषताओं के बारे में सामान्यतः प्रश्न आते हैं, तो ऐसी गलती ना करें, इनको आप ज़रूर देखिएगा। और एक साथ ही आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी तो आपके लिए सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में देखोगे तो एक मज़ा है वो जाता रहता है। तो यहाँ पे तो आपको एक साथ ये चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान और सहज और सुलभ भी हो जाएगा, ठीक है। तो इन प्रश्नों को, इनकी विशेषताओं को भी जरूर पढ़िएगा, और ये प्रश्न आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूँ आपसे विदा। तब तक रखिए अपना ख्याल। शुक्रिया। शब्बा खैर।